नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो सर्वप्रथम सभी प्रशिक्षणार्थियों को और पृथ्वी वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बहुत प्रासंगिक होगा कि हम सब लोग पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर पर्यावरण के बारे में कुछ विचार करें। तो आइए पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करते हुए हम सब लोग पर्यावरण दिवस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021। हम सब लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसका शुभारंभ 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और जो सम्मेलन 5 जून को शुभारंभ हुआ था या 5 जून से प्रारंभ हुआ था, तो इसी कारण से 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिवस को घोषित किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि पूरी पृथ्वी के निवासियों को, यहाँ के लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि ये पृथ्वी ही हमारे अब तक ज्ञात ग्रहों में या कह लीजिए खगोलीय पिंडों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। और 1972 में जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसका जो उद्देश्य था उस सम्मेलन के सारांश के रूप में कहा गया केवल एक पृथ्वी। इससे तात्पर्य है कि केवल एक पृथ्वी, अर्थात जो सम्मेलन आयोजित किया गया था 5 जून को, 5 जून 1972 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और उस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया था। 119 देशों की सहभागिता थी या इन्होंने भाग लिया था। और सम्मेलन के सारांश के रूप में क्या कहा गया? कहा गया केवल एक पृथ्वी, अर्थात इसका तात्पर्य था कि पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। और जो जीवन है हमारा, वो किस कारण पाया जाता है? उसके लिए जो सबसे उत्तरदायी कारक है वो हमारी पृथ्वी का पर्यावरण है। और ये जो हमारी पृथ्वी का पर्यावरण है, यही एकमात्र कारण है कि इस पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है। और पर्यावरण के बारे में जब हम विचार करते हैं तो परिघन आवरण, अर्थात तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी पाया जाता है वो सब हमारे पर्यावरण का अंग है। चाहे सजीव वस्तुएं हो, चाहे निर्जीव वस्तुएं हो, या कोई भी तत्व जो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है, वो हमारे पर्यावरण का अंग है। और हमारे पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व हैं उनका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, और नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जल लगभग 71% भूभाग पर पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और इसी जल के कारण, जल है तो वायु भी है, तो जल और वायु के कारण हमारी पृथ्वी पर जनजीवन पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी बड़ी अनुपम है, बड़ी अलौकिक है। और कह लीजिए तो कोई भी दूसरा ऐसा ग्रह अब तक ज्ञात नहीं हुआ है जो हमारी पृथ्वी जैसा हो, या जहां पर जीवन की परिकल्पना सजीव रूप में पाई जाती हो। कम से कम अब तक तो ऐसा नहीं खोजा गया है।
तो आवश्यकता क्या पड़ी आखिर 1972 में 5 जून को 119 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन करने की? ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे तो हम मनुष्य को प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। सभ्यता जो हमारी है, मानव सभ्यता, उसको आगे बढ़ाने में मानव जाति का ही योगदान है, तभी वो सभ्यता और संस्कृति जो है वो मानवीय समाज की ही सबसे अधिक कह लीजिए समुन्नत पाई जाती है। लेकिन मनुष्य ने इस पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए या अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का दोहन किया है, और जिसके कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये सब उत्पन्न हुआ है तो मनुष्य जाति के कारण ऐसा हुआ है। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसका उद्देश्य था कि विश्व के सभी नागरिकों को पर्यावरण के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में छोटा सा भी छोटा जो तत्व है वो अमूल्य है, उसकी अपनी उपयोगिता है। यहाँ तक कि चींटी जैसा छोटा सा भी प्राणी या सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया भी अगर ये हमारी पृथ्वी से नष्ट होते हैं तो उसका मानव जीवन पर या हमारी इस पृथ्वी के खाद्य श्रृंखला पर या इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, और उसका प्रभाव जब मानव जीवन पर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य यदि अपने को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहता है तो कम से कम उसके क्रियाकलापों के द्वारा इस पृथ्वी पर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो सभी प्राणियों के लिए संकट का कारण बन सके। तो सुखद भविष्य की संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम की एक थीम रखी जाती है। तो अगर हम 2021 5 जून 2021 को जो पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है कि थीम के बारे में चर्चा करें तो इस वर्ष की थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हुआ है, और प्रभावित किसके द्वारा हुआ है? मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा। अब मनुष्य के कौन से क्रियाकलाप रहे हैं जिसके कारण हमारा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ है? तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो एक तो तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तीव्र गति से बढ़ती हमारी जो जनसंख्या है वो इसका मूल कारण मानी जाती है, और दूसरा हम इसको कह सकते हैं भौतिकतावादी दृष्टिकोण, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं संपूर्ण विश्व में पश्चिमी जीवन शैली। ध्यान देने वाली बात है पश्चिमी जीवन शैली, या हम कह सकते हैं प्रकृति का या प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये सब कारण है। और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं अनियंत्रित विकास। तो ये सब कारण है जिसके कारण हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। जैसे हम देखते हैं तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव सभी देश की सरकारों पर पड़ता है, तो
देश की जो सरकारें हैं लोगों को साधन उपलब्ध कराने के लिए बिना पर्यावरणीय संतुलन की परवाह किए हुए उनके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, क्योंकि लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए कृषि योग्य भूमि अधिक चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। अब भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे भारतवर्ष के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या होने के कारण सदैव ये दबाव बना रहता है कि लोगों के लिए रोटी, रोजगार और आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए हमने प्रतिवर्ष जंगलों को काटने का कार्य किया है, नदियों को प्रदूषित करने का कार्य किया है। जो उद्योगों की हमने स्थापना की है उनके द्वारा जो निकलने वाला कचरा है उस कचरे को हमने नदियों में फेंका है। मैं छात्रों अध्यापकों से एक चर्चा करना चाहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि वाराणसी और प्रयागराज दोनों शहरों में गंगा, जो उत्तर भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, का जल जो है वो नीले हरे रंग का हो रहा है। हरे रंग का होने का मतलब है किसी भी जल या नदी की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होना। और उस गंगा के बारे में जिसे हम सुरफरी कहते रहे हैं या कहते रहते हैं कि गंगा के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाती है, तो हमने नदियों को प्रदूषित करने का कार्य किया है। शहरों से निकलने वाला जो कचरा है, प्लास्टिक का उपयोग है, नगरीकरण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि होती है वैसे वैसे नगरीकरण बढ़ता है और नगरीकरण अपने आप में कंक्रीट के जंगल हैं और कंक्रीट के ये जंगल पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत क्षति या नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मानव जनसंख्या का बढ़ता हुआ समूह पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शहरों में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जीवन शैली की मैंने चर्चा की, तो पश्चिमी जीवन शैली के अंतर्गत हम एसी का प्रयोग कर रहे हैं, नए नए शीत गृह या कोल्ड स्टोर का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इनके कारण से इनसे जो निकलने वाली विषैले गैसें हैं, लगातार वाहनों की संख्या जो है वो हमारी सड़कों पर बढ़ती जा रही है। तो इन सब कारणों से पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत क्षति पहुंच रही है। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में चेरापूंजी के मोहसिन ग्राम में सबसे ज्यादा संपूर्ण विश्व में वर्षा होती है, लेकिन वहां पर भी वर्षा काल को छोड़ दिया जाए तो 8 महीने पानी की कमी रहती है। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो विकास है वो संतुलित विकास नहीं है और धारणीय विकास नहीं है, सतत विकास नहीं है। तो धारणीय या सतत विकास न होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत क्षति पहुंच रही है और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। अब स्थिति ये आ गई है कि कीटनाशकों का प्रयोग जब फसलों के ऊपर किया जा रहा है और उन फसलों का सेवन मानव के द्वारा किया जा रहा है, तो हम अपने आसपास के परिवेश में देखें तो कई पक्षी या कई प्रजातियां हमको विलुप्त होते हुए दिखाई देती हैं। जैसे गिद्ध थे, बगुला थे, या हम कह ले कौवा था, ये हमारे, या गौरैया थी, ये हमारे जनजीवन का अंग थे, हमारे परिवेश में रहते थे। लेकिन आज इनकी संख्या विलुप्त हो रही है। विलुप्त क्यों हो रही है? क्योंकि हमने पर्यावरण के पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत क्षति पहुंचाई है और ये कार्य प्रकृति के अन्य प्राणियों के द्वारा नहीं किया गया है, मनुष्य के द्वारा किया गया है और उस मनुष्य के द्वारा किया गया है जो प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी अपने को मानता है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाली जो चिमनियों के द्वारा धुआं है वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। इसके अतिरिक्त समुद्र में जो विमान वाहनों के द्वारा ईंधन या पेट्रोलियम पदार्थों का आवागमन होता है, उनके द्वारा तेलों का रिसाव हो रहा है। यहाँ तक कि नाभिकीय ऊर्जा
के द्वारा भी हम प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, अनगिनत कारण हैं। और अगर हम ध्यान पे देखें तो जो औद्योगिक राष्ट्र हैं उनके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक क्षति पहुंचाई जा रही है। माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व में सबसे अधिक की जाती है। और लेकिन गरीब देशों के ऊपर उनके द्वारा दबाव डाला जाता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में लोग जो ईंधन के रूप में गोबर को जलाते हैं, जिसको उपले या कोई दूसरी नाम से हम संबोधित करते हैं, हमारे घरों में जो उपले जलाए जाते हैं, उनका कहना है कि भारत जैसे विकासशील देशों में ईंधन प्राप्त करने के लिए उपले जलाए जाने के कारण बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हो रही है। हम सब लोग जानते हैं कि ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है और ओजोन परत एक तरह से कह सकते हैं तो हमारे सुरक्षा चक्र के रूप में कार्य करता है। तो ये सब बातें इंगित करती हैं इस ओर कि अगर पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित न किया गया या पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली न की गई तो निश्चित रूप से मानव जाति जो है उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का निकट भविष्य में संकट उत्पन्न होने वाला है। विश्व के कई ऐसे देश या द्वीप छोटे छोटे जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुव क्षेत्रों में जो बर्फ है वो लगातार पिघल रही है। लगातार पिघलते रहने के कारण समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो मालदीव जैसे देशों के सामने डूब जाने का संकट उत्पन्न हो रहा है। तो विश्व के कई ऐसे छोटे छोटे द्वीप समूह जहां पर लोग रहते हैं भविष्य में उनके डूब जाने का खतरा है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि कई देशों में कई प्रकार की व्यवस्थाएं या कह सकते हैं हम कि कई प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। गरीबी के ऊपर पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने उद्योगों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए और बांध बनाने के लिए हमने वहां के मूल निवासियों को या आदिवासियों को वहां से विस्थापित किया। अभी उत्तराखंड में कुछ महीने पहले घटित घटना तपोवन में जो घटित हुई थी वो भी एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र से ही संबंधित थी। मुझे आज के दिन बड़े श्रद्धापूर्वक याद आ रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनका देहावसान हो गया। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जो प्रमुख पर्यावरणविद थे और उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों को बचाने का उनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। वो कहा करते थे जंगल के क्या है उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। अर्थात उनका मानना था कि मिट्टी पानी और बयार क्या है, ये जिंदा रहने के आधार है। अगर मिट्टी पानी और बयार या वायु नहीं होगी तो हमारे जीवन के अस्तित्व पर किसी न किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली है ये आज के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 की थीम है और इसके द्वारा ये लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है कि हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से अच्छा बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। और इसके लिए करना क्या है, आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अपने पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली के लिए हमारा क्या कार्यक्रम होना चाहिए और किस कार्यों के द्वारा हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार कर सकते हैं या अपने पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ या अच्छा बना सकते हैं। तो पहला कार्य जो हम कर सकते हैं सबसे अच्छा या श्रेष्ठ कार्य है वृक्षारोपण का। अगर हम वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ लगाते हैं तो कहा जा सकता है कि एक पेड़ जो है भारतीय संस्कृति में कहा गया है वो 100 पुत्रों के बराबर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन पेड़ों के द्वारा हम फल प्राप्त करते हैं या जिन पेड़ों के नीचे हम बैठ करके आराम पाते हैं, हमको वो पेड़ आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, उनको हमारे पूर्वजों ने लगाया था या हमारे आगे वाली पीढ़ी ने लगाया था। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम सब लोग पेड़ लगाएं
और अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने का या उसकी पुनर्बहाली का एक सबसे बड़ा सकारात्मक कदम है। तो हम सब लोग क्या करें, अपने आसपास के परिवेश में जहां कहीं भी खाली जमीन हो वहां पर पेड़ लगाएं और जो पेड़ लग चुके हैं उनको संरक्षित करने का कार्य करें, उनमें पानी डालें, उनमें सुरक्षा के लिए टी गार्ड बनाएं या उनको जानवरों से या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षित करने का कार्य करें। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पेड़ों को संरक्षित किया गया तो ये एक बड़ा कदम हो सकता है। और दूसरा कार्य जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण, ध्यान दीजिए, देने वाली बात है कि ऊर्जा जो है ये प्राकृतिक साधनों से या संसाधनों से उत्पन्न की जाती है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो उसमें प्राकृतिक संसाधन खर्च होते हैं, तो ऊर्जा के संसाधनों का हम उचित सदुपयोग करें। अगर हो सके तो एक ही कार्यालय में जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल या कार को शेयर करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें, अनावश्यक रूप से वाहनों का दुरुपयोग ना करें, वाहनों का रख रखाव अच्छे ढंग से करें। इसके अतिरिक्त घर में बिजली के पंखे जब या मोटर इत्यादि या टेलीविजन या कोई भी उपकरण अगर आवश्यकता नहीं है तो उसको तत्काल बंद करें। इसके अतिरिक्त हम ये कर सकते हैं कि ऊर्जा के साधनों का, प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें। तो हम कह सकते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें। और इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे सौर ऊर्जा, ध्यान देने वाली बात है, सौर ऊर्जा, या हम कह सकते हैं पवन ऊर्जा इत्यादि साधनों का हम उपयोग करें। ये देखिए, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका जब हम उपयोग करते हैं तो किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में या पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में हम सबको क्या मिलती है, मदद मिलती है। और अगला क्रमांक आ सकता है जल स्रोतों का संरक्षण या जल संरक्षण, ये भी कह सकते हैं। और जल संरक्षण के अंतर्गत जल के सभी स्रोतों को हम शुद्ध रखें। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करते हुए कहा था कि हमने अपनी नदियों को गंदे नालों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हमें नदियों का जल, अपने तालाब का जल, कहीं का भी जल, ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, 71% भूभाग पर जल है, लेकिन मीठे जल की बड़ी सीमित मात्रा है। तो मीठे जल का कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कोई नल खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए, पानी बेकार व्यर्थ नहीं बहना चाहिए, एक एक बूंद का उपयोग करना चाहिए। अन्यथा तो वैज्ञानिकों के द्वारा चेताया जा रहा है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, विशेष करके विकासशील देशों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना आज भी एक बड़ी कल्पना के रूप में देखा जाता है। लगभग देश की 2/3 आबादी को शुद्ध पेयजल आज भी उपलब्ध नहीं है। तो जल संरक्षण करें और जल संरक्षण के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने तालाब, सरोवर, बावड़ी, इनका संरक्षण करें, कुआं, इनका हम संरक्षण करें। ध्यान देने वाली बात यह है जो हमारे परंपरागत स्रोत थे जल के, तालाब, सरोवर, बावड़ी, कुआं, नदी, नाले, इनकी सुरक्षा करें, इनका संरक्षण करें। कह सकते हैं कि एक तालाब जो है, हमारे प्रशिक्षणार्थी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तालाब संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। एक तालाब एक बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हमें बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष, गूलर के वृक्ष, किसी भी प्रकार का वृक्ष लगाएं और तालाब, कुएं, बावड़ी इत्यादि सरोवर, जलाशय जो भी हैं उनका संरक्षण करें और लोगों को उनमें कचरा फेंकने से रोकें। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का उपयोग
उपयोग सीमित करें। आज के आधुनिक संदर्भ में तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसके बगैर हमारा कार्य चल सकता है, लेकिन हम अपनी आदत में कुछ सुधार करें तो प्लास्टिक का उपयोग सीमित मात्रा में करके पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छा या सार्थक बनाने की दिशा में हम एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। जैसे बाजार जाते हुए हम जूट का बना हुआ थैला या कपड़े का थैला घर से ले जाएं और सब्जी या सामग्री उसमें ले आएं। ये जो पॉलीथीन हम लाते हैं बाजार से, सभी वस्तुओं को पॉलीथीन में पैक करके दुकानदार हमको देता है या विक्रेता देता है, ये पर्यावरण के लिए बहुत क्षतिकारक है। तो हम प्लास्टिक का उपयोग अपनी आदतों में सुधार करके कर सकते हैं और इसके लिए जैसे थैले का, जूट का या कपड़े का उपयोग करें और प्लास्टिक की थैलियों को नालियों में या उसमें कचरा, घर का धूल और इत्यादि भर करके सफाई करने के उपरांत उसमें कम से कम कचरे को बांध करके तो कहीं बिल्कुल ना फेंकें, उससे नालियां जाम होती हैं। नालियां जाम होती हैं तो बाढ़ की समस्या आती है और मच्छर उत्पन्न होते हैं नालियों में। तो छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हम पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को सुधार करने में अपना योगदान दे सकते हैं। और इसके अलावा हम और बहुत सारे कार्य कर सकते हैं कि खाली पड़ी जमीन पर जो वृक्षारोपण का कार्य है ये किया जा सकता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को हम कम करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के समय हम सड़क पर चलते हुए देखते हैं कि हमारे कुछ प्रशिक्षणार्थी या युवा अपनी बाइकों में पता नहीं किस प्रकार का साइलेंसर लगा लेते हैं जो विचित्र प्रकार की आवाज उत्पन्न करता है। किसी भी शहर में चले जाइए तो वहां पर आपको कुछ सुनाई नहीं देता है। तो अनावश्यक रूप से हम हॉर्न ना बजाएं, संगीत जो है उतनी ऊंची आवाज में सुने जितनी आवश्यकता हो। घर में कोई आयोजन हो, कोई उत्सव हो तो हम पड़ोसियों का या आने जाने वाले लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखें और यथासंभव ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करें। और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करके भी हम पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम कृषि कार्य करते हैं तो कृषि या बागवानी में, ध्यान दीजिए, कृषि या बागवानी में हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग सीमित मात्रा में करें, कीटनाशकों का प्रयोग सीमित मात्रा में करें और उसके स्थान पर हम गोबर की खाद, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं, या वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम वर्मी खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको हम केचुए की खाद कहते हैं, या जैविक खाद का उपयोग करें। ध्यान देने वाली बात है, जैविक खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, या हम पेड़ों की सूखी पत्तियां जो पेड़ों से गिर जाती हैं तो पेड़ों की सूखी पत्तियों से भी हम खाद जो है उसका निर्माण कर सकते हैं और उसके द्वारा हम पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में अपना एक अहम योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं गोबर जो है हमारे यहाँ जो ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, गोबर का उपयोग हम ईंधन के रूप में न करके वरन गोबर की हम खाद बनाने के उपयोग में उसको लाएं तो निश्चित रूप से हम जो है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी आदतों में, जैसे घर में एसी है या रेफ्रिजरेटर है तो उनका सीमित मात्रा में उपयोग करें। ये नहीं कि आवश्यकता नहीं है तब भी हम उनको जला रहे हैं या चला रहे हैं, जो भी हम कह सकते हैं। तो हमें इन कार्यों को करना चाहिए और इन कार्यों के द्वारा हम पारिस्थितिकी तंत्र को, अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में बहुत अहम योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा हम जहां कहीं भी रहते हैं, छोटे छोटे गमलों में हम फूल लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। हरियाली किसी भी प्रकार की हो, कहीं भी हो, आंखों को बहुत शोभायमान या कह लीजिए आकर्षक लगती है। तो हमें अपने आसपास के परिवेश को हरा बनाना चाहिए और अगर हमारे आसपास का परिवेश हरा भरा हो गया, ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल एक पृथ्वी जो स्टॉकहोम के सम्मेलन में बुद्धिजीवियों के द्वारा, पर्यावरणविदों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा उद्घोष किया गया था, तो ये पृथ्वी हम सब की है। हम सब की का तात्पर्य है प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक वनस्पति,
प्रत्येक वनस्पति और निर्जीव सजीव सभी वस्तुओं की है। अगर हमने इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ की और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हुआ तो निसंदेह रूप से उसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ना है और उसका दुष्परिणाम पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं कि प्रकृति या पारिस्थितिकी तंत्र पे छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम मानव जीवन पर क्या पड़ता है। आज हम जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षण कर रहे हैं या शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जा रही है, इसके पीछे भी जो मूल कारण है मेरी समझ में वो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ ही है। तो आइए हम सब लोग मिल करके प्रयत्न करते हैं कि हमारी पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो श्रेष्ठ ढंग से पुनर्स्थापित हो, उसकी पुनर्बहाली हो और पुनः एक बार हमारी पृथ्वी सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी वनस्पतियों के लिए आदर्श रूप में स्थापित हो सके और सभी सुखमय रूप से जीवन व्यतीत कर सके। तो एक बार सभी पृथ्वीराथियों को पुनः एक बार पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब लोग मिलकर के अपने आसपास के परिवेश को हरा भरा बनाते हैं, एक पेड़ लगाते हैं और अपने पारिस्थितिकी तंत्र का, अपने पर्यावरण का संरक्षण करने में एक आदर्श नागरिक के रूप में अपना योगदान प्रदान करते हैं। सभी को एक बार पुनः पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।